हेलो, मैं सुधाकर कुमार। महाजनपद महाजनपद का उदय उत्तर वैदिक काल के रूप में 16 महाजनपद के रूप में हुआ, जिनकी जानकारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिनमें से 4 महाजनपद काफी शक्तिशाली थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अन्य महाजनपद के रूप में काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी; अंग, जिसकी राजधानी चंपा और यहाँ के शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त थे; बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली; मल की 2 शाखाएं थी, 2 राजधानियां भी थी, कुशीनारा तथा पावापुरी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती; कुरु की इंद्रप्रस्थ; पंचाल के भी 2 शाखाएं थी, इसलिए 2 राजधानियां इसका भी अहिच्छत्र और कांपिल्य। मत्स्य की विराटनगर, जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली अथवा पोतल। याद रहे, अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है या थी। गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या लाजपुर है। 4 महाशक्तिशाली महाजनपदों के रूप में कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और प्रसेनजीत यहाँ के शासक थे, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, और उडयन इस महाजनपद का काफी शक्तिशाली शासक थे। अवंती, 2 शाखाएं, 2 राजधानियां। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी दोस्तों। वहीं मगध की बात करें तो इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी था, जिसकी स्थापना बृहदत्त और जरासंध ने मिलकर किया। चूंकि मगध महाजनपद काफी शक्तिशाली थे सभी महाजनपदों में से, इसलिए हम मगध महाजनपद के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। मगध महाजनपद यह सभी महाजनपदों में से शक्तिशाली थी। इस महाजनपद का विकास हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के समय हुआ और मौर्य काल या मौर्य वंश के समय इस महाजनपद का जो विकास है चरमोत्कर्ष पर था। इसके विकास अथवा उत्थान के कारण की बात करें तो यह महाजनपद की राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से तथा दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र भी 3 नदियों, बोले तो गंडक, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था, जिसका फायदा ये हुआ कि हर युद्धों में इस क्षेत्र के राजाएं अजय हुआ करती थी। नदियों के कारण यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ हो गई, जिसका फायदा हुआ कि चावल की खेती में बढ़ोतरी हुआ, जिससे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो कि विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। शासकों का भी योगदान रहा इस महाजनपद के विस्तार में। बिंबिसार ने अंग को जीता, अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी को जीता, जबकि शिशुनाग ने वत्स को जीता था दोस्तों। मगध का समाज गैर रूढ़िवादी प्रकृति के थे, जो कि अच्छी बात थी। ये नवीन विचारधाराओं को तुरंत अपना लेते थे दोस्तों। वे ब्राह्मण धर्म के कुरीतियों से परे थे, उस पर प्रहार किए, उसके विरोध किए दोस्तों। और लोहे का योगदान को भी नकार नहीं जा सकता। लोहे के योगदान ने इस महाजनपद के विस्तार में काफी भूमिका निभाई।
मगध महाजनपद के समय सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था। महिलाओं की स्थिति खराब थी और ब्राह्मण धर्म भी नीचे आ गया, अर्थात उसका भी प्रभाव कम होने लगा इस महाजनपद काल में अथवा इस समय। आर्थिक व्यवस्था जानते हैं महाजनपद के समय तो सिक्के का प्रचलन यहीं से प्रारंभ हो गया था इतिहास में, और ये सिक्के मिट्टी को पकाकर बनाया करते थे जिसे पंचमार्क कहा जाता था। चूंकि इन सिक्कों पर ठप्पा मार करके सिक्कों को बनाया जाता था, इसलिए इसे आहत मुद्रा भी कहा जाता था। दोस्तों, कृषि सुव्यवस्थित तरीके से हो गई थी क्योंकि लोहे के प्रयोग ने गहरी जुताई से भूमि उर्वर हो गई और चावल का उत्पादन भी बढ़ा। इस काल में पशुपालन अर्थव्यवस्था का अंग बन गया। दोस्तों, विदेशी आक्रमण भी इस महाजनपद पर हुए थे। इससे विदेशी आक्रमण से पहले ईरानी और यूनानी का आक्रमण से पहले 3 राजवंश थे, जिनमें पहला वंश हर्यंक वंश, जिसके प्रथम शासक बिंबिसार से। दोस्तों, बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे। ये गौतम बुद्ध के समकालीन भी थे। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया तथा जैन साहित्यों में इन्हें श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार जी को साम्राज्य विस्तार में इन्होंने वैवाहिक नीति का अनुसरण किया तथा मित्रतापूर्ण संबंध को भी बढ़ावा दिया, जैसे चिल्लना से शादी कर ली, जो कि वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी। चिल्लना, याद रहे, चिल्लना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। महाकौशल्या से शादी करके काशी को ले लिया। महाकौशल्या कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। दोस्तों, बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा और चौथी पत्नी अम्रपाली थी। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने अवंती को मगध के अधीन कर दिया, क्योंकि वैद्य जीवक, जो कि बिंबिसार का एक वैद्य था, उसने राजा प्रद्योत को एक रोग से बचा लिया। इसी से प्रतिभूत होकर के चंद्रप्रद्योत ने अवंती को मगध को सौंप दिया। हर्यंक वंश के सेकंड शासक अजातशत्रु हुए, जो कि चिल्लना और बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु को पितृहंता और कुनिक भी कहा जाता है। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया और बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप बनवाए। दोस्तों, अजातशत्रु के काल में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु साम्राज्य विस्तार में आक्रमण नीति को अपनाया। इन्होंने कौशल महाजनपद को मगध में मिला लिया। कौशल महाजनपद को वर्षकाल के सहयोग से वैशाली को मगध में मिला लिया। इन्होंने 2 शस्त्रों का आविष्कार भी किया था, जिसका नाम रथ मुसल और महाशिलाकंटक है। हर्यंक वंश के तीसरे शासक उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। दोस्तों, उदयन ने। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक हुए, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया हर्यंक वंश की जगह। जानते हैं शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग का बेटा कालाशोक था,
शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन कर करके पाटलिपुत्र से वैसारी कर लिया और बेटा जो कालाशोक का बेटा हुआ वो पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग ने वत्स और अवंती महाजनपद को जीता था और उसे मगध महाजनपद में मिलाया था। शिशुनाग वंश के सेकंड शासक कालाशोक की बात करें तो इसका अन्य नाम काकवर्ण है। इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और इसके शासनकाल में 1383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। अंतिम शासक नंदी वर्मन था इस वंश के। महापद्मनंद ने नंदी वर्मन की हत्या कर करके शिशुनाग की जगह नंद वंश की स्थापना कर दिया। जानते हैं नंद वंश के बारे में, जिसके प्रथम शासक महापद्मनंद हुए। दोस्तों, महापद्मनंद जैन धर्म के अनुयायी थे और यह पहली बार संगठित सेना बनाई थी। इन्हें एकराट के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हो गया था। पाणिनि इनके समकालीन थे, अर्थात महापद्मनंद के समकालीन थे। पाणिनि की एक रचना अष्टाध्यायी है और पाणिनि तक्षशिला में पढ़ाई किए थे और चाणक्य ने भी पढ़ाई किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने भी कलिंग पर आक्रमण किए थे। इस नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद हुए। दोस्तों, धनानंद जैन धर्म के अनुयायी थे और ये कर की दर में वृद्धि कर दिए, जिसके कारण वहां के लोग आंदोलन कर दिए थे दोस्तों। और इस आंदोलन का फायदा चंद्रगुप्त ने उठाया और घनानंद पर आक्रमण करके उसे मार दिया और नंद वंश की जगह मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। दोस्तों, धनानंद और चंद्रगुप्त के समय ही विदेशी आक्रमण हुए थे। अगले वीडियो में हम विदेशी आक्रमण को जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।